विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश 14 जुलाई 2024। कितने दिन शेष? 3 दिन शेष। 189 पदों के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा आयोजित कर रहा है। उसके लिए आप सभी लोग क्या हैं? प्रयासरत हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। तो थोड़ा जिद्द करनी पड़ती है ना। फलक को जिद्द है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद्द है वहीं आशियां बनाने की। जहां पे आसमान बिजली गिराएगा मकान हमने वहीं बनाना है। नहीं, ये कहा है किसी ने, जिद्द करो और दुनिया बदलो। अब जिद्द करने के लिए क्या करना है? एफर्ट लगाने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? लास्ट में बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। हाँ, पीसीएस के पेपर के एक दिन पहले बहुत ज्यादा एफर्ट मत लगाना। हल्का फुल्का मैप रीडिंग, हल्का फुल्का रिवाइज करना। बहुत ज्यादा ये नहीं कि पूरी रात भर आप क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। बस रात भर आपने क्या कर दिया? उठे रहे और तब पेपर देने के, दिक्कत हो जाएगी। उस दिन आराम से सोना है, सुबह हल्का आहार लेना है। दही चीनी ले सकते हैं तो लीजिए। दही चीनी कोई सगुन नहीं होता है। दही दरअसल क्या होता है कि जब आप टेंशन में होते हैं एसिड बनता है। क्या बनता है? उस एसिड को तोड़ने के लिए दही के अंदर वो बैक्टीरिया मौजूद है जो उस एसिड को क्या करते हैं? रोकते हैं, है ना। एसिडिटी से ही होती है घबराहट। जब आप टेंशन लेते हो एसिड बनेगा, एसिड बनेगा तो ब्लड में एसिडिटी बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ेगी तो क्या होगी? जो घबराहट सी होती है शुरू में, जैसे पेपर आया हाथ कांपते से हैं, वो सब चीजें नहीं होंगी। ठीक है। दही में थोड़ी सी चीनी रखिए, एक तुलसी का पत्ता रखिए, सगुन के तौर पे भी लीजिए और साथ में उसका साइंटिफिक कॉज भी है ना। आहार हल्का करना है, ये नहीं कि रात को पार्टी हो रही है फिर अगले दिन पेपर देने जा रहे हैं, वो नहीं। ठीक है। सात्विक बनिए फिलहाल कुछ दिन। तो कुछ परियोजनाएं करा रहा था मैं। अब अगली परियोजना जो है वो निशुल्क गैस रिफिल योजना। निशुल्क गैस रिफिल योजना 12 फरवरी 2023 को प्रारंभ हुई। प्रदेश की महिलाओं को रसोई के धुएं से मुक्त करना। रसोई के धुएं से मुक्त करना, क्या फायदा होगा? रसोई के धुएं से मुक्त करेंगे महिलाओं को तो, अरे भाई अगर माना महिलाओं की आंखें खराब होती हैं तो अंतिम भार किस पर पड़ता है? सरकार पर ही पड़ता है। फिर सरकारी अस्पताल में आएंगे, फिर अपना इलाज कराएंगे। अब चलो अगर माना प्राइवेट में भी करा रहे हैं तो वो एक तरह से क्या हो रहा है कि दिक्कतें पैदा कर रहा है, उनके खर्चे बढ़ रहे हैं, जिससे उनका क्या हो रहा है? स्वास्थ्य पर खर्चा हो रहा है, तो वो अन्य कार्यों में लग सकता था। दूसरा, जब उनको गैस मिल जाएगी तो फिर लकड़ियां नहीं लानी पड़ेंगी, एनवायरमेंट की भी क्षति नहीं होगी। साथ में वो जो लकड़ी लाने में और ये सब चीजों में जो समय वेस्ट हो रहा है, उसके बदले में फिर वो किसी विकासात्मक कार्य में उस समय को लगाएंगी। ठीक है। अब विकासात्मक कार्य में यह है कि शिशु देखभाल भी आ जाती है उसमें, कि माना लकड़ी लेने जाना, शिशु की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई शिशु क्या हो रहा है? फिर वो कुपोषित हो जा रहा है। उससे बढ़िया वो पोषित होगा, स्वस्थ युवा जो होगा उस देश को मिलेगा। तो इन योजनाओं के पीछे बहुत सारे क्या होते हैं? कॉज होते हैं। उन कॉज को समझना है। तो फिलहाल 12 फरवरी 2023 को प्रारंभ हुई। प्रदेश की महिलाओं को रसोई के धुएं से मुक्त करना है। प्रदेश की लगभग 1.83 लाख महिलाओं तक इसका लाभ पहुंचाना है। अंत्योदय कार्ड धारकों को वर्ष में 3 गैस सिलेंडर रिफिल जो है वो निःशुल्क प्रदान करने हैं इस योजना के तहत। कितने? 3 गैस सिलेंडर फ्री रिफिल, है ना। इसका शुभारंभ जो मुख्यमंत्री द्वारा पौड़ी जनपद से किया गया था। योजना का नोडल एजेंसी जो है वो राज्य का खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मंत्रालय है। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि निःशुल्क गैस रिफिल योजना किस मंत्रालय के द्वारा संचालित है उत्तराखंड में? तो खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा संचालित है। वर्ष में 3 गैस जो है रिफिल वो क्या है? फ्री है। गैस सिलेंडर रिफिल फ्री है। अगला 1 रुपए पानी कनेक्शन योजना क्या है? 6 जुलाई 2020 को शुरू हुई। प्रदेश के निर्धन यानी बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन परिवारों को पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। अच्छा, कहीं ना कहीं आप इन योजनाओं को जब आप देख रहे होंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 गोल हैं उनको भी पूरा करना है। जो सरकार की इन योजनाओं का उद्देश्य है, नीति बनाते हुए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को तो ध्यान में रखा जा रहा है, साथ में वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 गोल हैं उनको भी ध्यान में रखा जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। 1 रुपए में पानी का कनेक्शन योजना 6 जुलाई 2020 को शुरू हुई। प्रदेश के निर्धन परिवारों तक पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। 15.09 लाख परिवारों को
पानी को कनेक्शन देना है, पानी का कनेक्शन देना है। राज्य द्वारा इस योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को मात्र 1 रुपए में पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराना है। ठीक है, पूर्व में पानी के कनेक्शन हेतु 2350 रुपए का शुल्क लिया जाता था। अब कितने में मिल रहा है? वो 1 रुपए में। लेकिन मीटर जो है वो चेंज हो चुके हैं, डिजिटल मीटर आ गए हैं, बड़ी तेज भाग रहे हैं कि क्या हो रहे हैं। और ये जरूरी भी है, आप लोगों को समझाना है कि भाई ग्राउंड वाटर खत्म ना हो जाए कहीं। चेन्नई शहर का ग्राउंड वाटर खत्म हो चुका है, बेंगलोर में इमरजेंसी आ गई थी, बेंगलुरु में, पता है, पानी खत्म हो जाता है अगर ज्यादा दोहन करेंगे। हर कोई अगर क्या करेगा, समरसीवर खुदवाएगा, एक्स्ट्रा खर्च करेगा, तो जमीन का पानी भी क्या हो जाता है एक दिन। वो तो ठीक है, हम पर्वत पादीय प्रदेश में है, यहाँ जल्दी नहीं होगा, गंगा नदी है, माँ गंगा का आशीर्वाद है। लेकिन गंगा भी तभी तक गंगा है जब तक हम उसको क्या कर रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा दोहन करेंगे दिक्कत होगी। अपनी सरकार आपके द्वार योजना, अगली योजना जो है वो क्या है, अपनी सरकार आपके द्वार योजना। इसका प्रारंभ जुलाई 2023 में हुआ। कब हुआ? सभी सरकारी सेवाओं को एक मंच प्रदान करके लोगों के घर तक पहुंचाना। इसकी विशेषताएं, अपनी सरकार आपके द्वार योजना की जो विशेषताएं हैं वो ये है कि राज्य द्वारा प्रायोजित इस योजना में राज्य की लगभग 576 सरकारी सेवाएं और योजनाओं का लाभ लोगों तक घर बैठे पहुंचाना है। अगर मैं क्वेश्चन पूछता कितनी सरकारी सेवाएं, 576, कितनी? अपनी सरकार आपके द्वार योजना 576 याद कर लो। सबसे पहले क्या कर लो, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे देहरादून जिले के 100 नगर निगम वार्डों में प्रारंभ किया गया है। इस योजना का लाभ लाभार्थी द्वारा अपनी सरकार पोर्टल पर रजिस्टर करके टोल फ्री नंबर, दूसरा क्वेश्चन में पूछता, टोल फ्री नंबर 180091100007, तो इसको एक बार डायल करके देख लीजिए कि अपनी सरकार आपके द्वार योजना काम कर रही है कि नहीं कर रही है, या खाली लिखा है, तो चेक भी करना चाहिए। 180091100007 पर फोन द्वारा घर बैठे आपको अपनी सरकार आपके द्वार योजना क्या कराएगी, लाभ देगी। अगला है बाल पोषित योजना। अगली योजना कौन सी है? अच्छा, ये ऐसे याद नहीं होता टोल फ्री नंबर 1800-911-0007 है ना। 007 जेम्स बॉन्ड का नंबर है, एक जीरो और लगा देना उसमें। 1800 याद हो जाएगा, 911 याद हो जाएगा, 0007 जेम्स बॉन्ड से भी आगे एक जीरो। अच्छा, दाल पोषित योजना 12 सितंबर 2019 को प्रारंभ हुई। प्रदेश के निर्धन वर्गों को रियायती दर पर दाल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। अब दाल क्यों दे रहे हैं भाई? ठीक है, गेहूं मिल गया, चावल मिल गया, दाल कहां से आएगी? और प्रोटीन कहां से मिलेगा? दाल से मिलेगा। और जो बढ़ता हुआ शिशु होता है उसके विकास के लिए जरूरी है उसके लिए प्रोटीन। क्या? प्रोटीन जरूरी है। लक्ष्य क्या है? 23.32 लाख राशन कार्ड धारकों को इसका लाभ पहुंचाना है। 23.32 लाख राशन कार्ड धारकों को इसका लाभ पहुंचाना है। प्रदेश के निर्धन वर्ग के लोगों के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना है ये। इसमें लाभार्थियों को सब्सिडी युक्त 44 रुपए प्रति किलो की दाल पर प्रति माह 2 किलो चने की दाल उपलब्ध कराई जाती है। क्या? 2 किलो चने की दाल। अगली जो मैंने कई बार क्वेश्चन देखा जायका परियोजना से, ये कई बार बन चुका है, 2014 की योजना है। वन क्षेत्रों में भूस्खलन से रोकथाम। पहला उद्देश्य क्या है इसका? वन क्षेत्रों में भूस्खलन से रोकथाम करना। दूसरा जल व मृदा संरक्षण, जल व मृदा संरक्षण। तीसरा वन क्षेत्रों में लगे गांवों में आजीविका का विकास करना। क्या करना? तो अगर मैं क्वेश्चन पूछता तो मैं पूछता कि जायका परियोजना के निम्नलिखित उद्देश्यों में कौन कौन शामिल है या कौन शामिल नहीं है। तो जो मैंने बता दिया वो शामिल है, बार बार सुने इसको, याद हो जाएगा। ठीक है, विशेषताएं क्या हैं? यह राज्य के उद्यान क्षेत्र की पहली बाह्य सहायता प्राप्त योजना है जो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी जायका, जायका की फुल फॉर्म पूछता मैं, जायका की फुल फॉर्म क्या है? तो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से संचालित है, इसीलिए इसका नाम जायका है। कोविड-19 के दौरान यह योजना बंद रही, जिसे 20 सितंबर 2022 को पुनः शुरू कर दिया गया। मधुग्राम योजना, मधुग्राम 2020 में प्रारंभ हुई।
ग्रामीण युवा बेरोजगारों को रोजगार और शहद उत्पादन में वृद्धि करना। क्या करना? सतयुग का जीव बोला जाता है मधुमक्खी को। क्या बोला जाता है? तो पारंपरिक जो हमारे उत्तराखंड के मकान थे उसमें एक छोटा सा छेद होता था, अंदर खूब बड़ा सा उनके लिए बनाया जाता था। एक रानी मक्खी बिठाई जाती थी, फिर खूब सारी मधुमक्खियां क्या करती थी, तो साल भर में 2 प्रकार के शहद निकलते थे, है ना। एक की विस्कोसिटी ज्यादा होती थी, एक की विस्कोसिटी कम होती थी। समझ में आ रहा है? ठीक। फिर वो लोगों ने अपने घर छोड़ दिए तो मधुमक्खियों ने भी अपना क्या क्या बोलते थे भाई, मधुमक्खी का जो घर होता था, हा? अरे पत्थरों के मकान में बनाया जाता था पहले, सोच समझ के। तो पुराने लोग शहद प्राप्त करते थे, बहुत अच्छा शहद मिलता था, ठीक है। और हिमालयी मतलब फूलों का शहद, एक तरह से बहुत ही पौष्टिक जिसे बोलते हैं, ठीक है। जो मधुमक्खी है, शहद क्या होता है, दरअसल मधुमक्खी क्या करती है, उल्टी करती है, वही होता है शहद। और शहद के अंदर बड़े औषधीय गुण होते हैं। क्या होते हैं? मधुमक्खी की उल्टी होती है, क्या वोमिटिंग होती है, वो जो शहद होता है, ये पता है? नहीं पता? अरे सतयुग के जीव है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आईएएस में एक बार क्वेश्चन पूछा कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, उसका जो कोश होता है वो कैसा होता है, हेक्सागोनल होता है। आईएएस में पूछा गया आज से 15, 20, 25 साल पहले, हेक्सागोनल होता है। कैसा होता है? अच्छा जी। प्रदेश के सभी 13 जनपदों के एक एक न्याय पंचायतों में मधुग्राम की स्थापना करना। 13 जनपदों के एक एक न्याय पंचायतों में मधुग्राम की स्थापना करना। देखो भाई, आपके पास काम की कमी नहीं है, पेपर देने जा रहे हो निर्भय होके जाओ, बहुत काम है। मधुमक्खी पालन करोगे तो लोग आपके पैरों में आएंगे, क्या करने के लिए? आपका शहद लेने के लिए। बद्री गाय पालोगे, उसका घी लेने के लिए पैर छुएंगे लोग आपके। और वो लोग कौन होंगे? वो बड़े बड़े सुपरस्टार होंगे इस देश के। कौन होंगे? आपने उस देवभूमि में जन्म लिया जहां क्या नहीं है, कमी नहीं है किसी चीज की। बस ये है कि समझ में नहीं आ रहा कि शुरू कहां से करें। तो कहीं से नहीं करना, बैंक जाना है, पहले सीए से अपनी एक फाइल बनवानी है, अपना एक प्रोजेक्ट बनाना है, उसको बैंक से लोन लेना है, और क्या काम शुरू। समझ में आया? तो धन कमाना आसान है, पद कमाना थोड़ा कठिन होता है, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, ठीक। वैसे तो शहद उत्पादन भी बुरा नहीं है, पर फिर वो सुनने में बुरा लगता है ना कि क्या करते हैं कि शहद वाले हैं। जबकि ज्यादा धन जो होगा, जो धन का लाभ होगा आपको, वो इन चीजों में होगा। इसमें शहद में, इसमें कोई पाप भी नहीं है। वैसे तो थोड़ा बहुत पाप है। वो जो शहद बनाती है वो अपने बच्चों के लिए बनाती है। कौन? मधुमक्खियां। आप उसका क्या करते हो, उनके बच्चों का हिस्सा प्राप्त करके, ठीक है। उत्तराखंड उद्यान विभाग के बागवानी मिशन के अंतर्गत यह योजना संचालित है। इसमें ग्रामीण किसानों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया जाता है। और मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण क्या देना, दादी से पूछना, वो बता देंगी कैसे पालते हैं, बता देंगे कैसे क्या क्या होता है। पर नए तरीके आ गए हैं आजकल, बॉक्स आते हैं, उसमें क्या होती हैं, प्लेट्स होती हैं, एक ही जगह पर आप बहुत ज्यादा क्या शहद क्या कर सकते हो। तो रानी पोखरी वाला क्षेत्र देखिए आप, वहां पर शहद उत्पादन कर रहे हैं लोग, लीची के बागानों में, आम के बागों में, है ना, ठीक है। तो उनसे पूछिए, ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। और इसी काम को आप क्या कीजिए, हिमालयी क्षेत्र में कीजिए, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में। वहां के शहद का टेस्ट अलग होगा, उसका रेट अलग होगा, लेकिन मेहनत लगेगी थोड़ा। क्या लगेगी? इसमें ग्रामीण किसानों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया जाता है। शहद उत्पादन को 80% सब्सिडी, 80% सब्सिडी केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। केंद्र राज्य सरकार बोल रही है शहद का उत्पादन करो, 80% सब्सिडी है भाई। कितनी? आदि राठ विकास अभिकरण। नेक्स्ट क्या है? राठ प्रदेश। फौज में जब जाते थे राठ प्रदेश के लोग, फिजिकल नहीं लेते थे अंग्रेजों का। क्यों? क्या बोलते थे? बोलते थे ये इतनी टफ टोपोग्राफी और इतनी टफ ज्योग्राफी के लोग हैं, इनका फिजिकल लेने की जरूरत नहीं है, ये हर एक चीज में क्या होंगे, फर्स्ट ही आएंगे, ठीक है। तो राठ विकास अभिकरण 2014-15, पौड़ी जिले के राठ क्षेत्र का चौमुखी विकास करना उद्देश्य है इसका, इस योजना का। विशेषताएं क्या हैं? यह योजना सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से
अत्यंत पिछड़े राठ क्षेत्र के में शामिल पौड़ी जनपद के 4 विकास खंडों, कौन कौन से? हलीसैंण, पाबो, खिरसू और बिरोखाल में स्वरोजगार योजना व अन्य कार्यक्रमों के द्वारा विकास करने का कार्य करेगी। राठ विकास, मैं क्वेश्चन बनाता अगर तो मैं ऐसे बनाता कि राठ विकास अभिकरण में राठ क्षेत्र के 4 विकास खंडों के कौन कौन हैं? तो पहला है थलीसैंण, कौन सा है? थलीसैंण। दूसरा है पाबो, गाना भी सुना होगा, पाबो बजारा, सुना है? भानुमति, पाबो बजारा। अगला है खिरसू, बहुत सुंदर जगह, क्या है? खिरसू। बिरोखाल, ये नाम सुना सुना सा लग रहा होगा आपको, किसकी मूर्ति है यहां पर? बिरोखाल में, हाँ जी, किसकी मूर्ति है? हाँ जी, अरे यार मलेथा छोड़ के तुम वहां जा रहे हो। किसकी मूर्ति है यहां पर? क्वेश्चन बना समूह गांव में, ढूंढो जरा। बिरोखाल। अब मुझे आ रहा है लेकिन मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, कंफर्म नहीं हूं। बिंदुली, भूप सिंह गोरला, देखो जरा, चेक करो। रामू रजवार, कुछ याद आ रहा है? मिल गया? ढूंढिए जरा जल्दी से। तो थलीसैंण, पाबो, खिरसू और बिरोखाल में स्वरोजगार योजना व अन्य कार्यक्रमों के द्वारा विकास करने से है। हाँ जी, पौड़ी में पड़ता है बिरोखाल, बिल्कुल किताब में मिल जाएगा। राठ विकास अभिकरण का मुख्यालय कहां है? थलीसैंण, पौड़ी में है। राठ विकास अभिकरण का मुख्यालय, अगला क्वेश्चन ये बनाता मैं, अगर बनाता, राठ विकास अभिकरण का मुख्यालय कहां है? थलीसैंण में है। राठ विकास अभिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है राज्य का। कौन होता है? मुख्यमंत्री। मिला भाई? ढूंढो ढूंढो, कंफर्म नहीं हूं मैं, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। अगला है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। भगवान विश्वकर्मा, पता है आपको, जितने भी औजारों से काम करने वाले होते हैं उनके भगवान कौन है? विश्वकर्मा जी हैं। 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती पर यह योजना प्रारंभ की गई। ये योजना प्रारंभ की गई। उद्देश्य क्या है? पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल उन्नयन और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। विशिष्टताएं क्या हैं पीएम विश्वकर्मा योजना की? कौशल प्रशिक्षण द्वारा उनकी क्षमता, उत्पादकता और उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि करना। उन्हें आधुनिक और बेहतर उपकरणों की खरीद हेतु 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करना। 5% की रियायती दर पर 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देना। हाँ जी, अगला बड़ा इंपॉर्टेंट भाई, कई बार क्वेश्चन देख चुका हूं मैं, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना कब प्रारंभ हुई? 1 जून 2020 को प्रारंभ हुई। उत्तराखंड में 1 जुलाई 2020 को प्रारंभ हुई। केंद्र ने 1 जून 2020 को प्रारंभ की, लेकिन उत्तराखंड में 1 जुलाई, तो उत्तराखंड वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है आपके लिए। 1 जुलाई 2020, जून जुलाई। अरे नहीं मिला भाई? मिल गया? मिल गया, 100% हो। तीलू रौतेली की मूर्ति है वहां पर बिरोखाल में। भूप सिंह गोरला की पुत्री तीलू रौतेली, कत्यूरियों का विनाश किया। किसका? लास्ट में किसने? रामू रजवार ने हत्या कर दी। घोड़ी का नाम बिंदुली है ना? हाँ जी, फोटो देख भी लो, होगी वहां पर, मूर्ति दिख गई। तीलू रौतेली वीरांगना, इनके नाम से पुरस्कार भी दिए जाते हैं, तीलू रौतेली पुरस्कार। ठीक है, अगला पीएम स्वनिधि योजना मैंने बता दिया, 1 जून 2020 को प्रारंभ की केंद्र ने। उत्तराखंड ने 1 जुलाई 2020 को प्रारंभ की। ये किसके लिए है? स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं, पथ विक्रेता, रेडी ठेली लगाते हैं, जो रेहड़ियों को पूंजीगत सूक्ष्म ऋण प्रदान करना
व ब्याज भुगतान तथा डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना। योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि है। क्या है? मतलब स्वनिधि इसलिए बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि फुल फॉर्म है इसकी। ठीक है। नोडल एजेंसी जो है इसकी वो है केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार। कौन है? केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। इसमें 10,000 से 50,000 रुपए तक का पूंजीगत ऋण प्रदान किया जाता है। पहली बार 10,000 रुपए का ऋण प्रदान किया जाता है। समय पर अगर ऋण का भुगतान कर दिया तो 20,000 रुपए की दूसरी और 50,000 रुपए की तीसरी किस्त प्रदान की जाती है। समझ में आ गया? ठीक। दूसरी और तीसरी ऋण किस्त की सुविधा क्रमशः 9 अप्रैल 2021 व 1 जून 2022 को प्रारंभ की गई। समय से ऋण भुगतान पर 7% वर्ष की ब्याज सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा और 2% की अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। क्या चाहिए भाई? 7% केंद्र सरकार दे रही है, 2% राज्य सरकार दे रही है सब्सिडी। ठीक है। लाभार्थी द्वारा डिजिटल लेन देन पर 1,200 रुपए प्रति वर्ष का कैशबैक भी प्रदान किया जाता है। क्या? कैशबैक। अगला प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 1 दिसंबर 2018 को शुरू हुई। किसानों को न्यूनतम आय संबंधी सहायता प्रदान करना। इसमें पात्र किसानों को प्रतिवर्ष कुल 6,000 रुपए। कितने? 6,000 रुपए। अगर दादा दादी जी हैं और उनका किसान कार्ड बना हुआ है तो 6,000 रुपए मिलेंगे। 2-2 हजार की 3 किस्तें मिलती हैं इसमें। कितनी? 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें मिलती हैं। ठीक है। यह 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है। उत्तराखंड में इस योजना का नोडल विभाग राज्य का कृषि विभाग तथा नोडल अधिकारी के रूप में आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तराखंड को नामित किया गया है। आयुक्त बोलते हैं कमिश्नर को और सचिव बोलते हैं सेक्रेटरी को। कमिश्नर और सेक्रेटरी, राजस्व बोलते हैं रेवेन्यू, परिषद बोलते हैं काउंसिल। उत्तराखंड को उत्तराखंडी बोलते हैं, रेवेन्यू काउंसिल उत्तराखंड। ठीक है। दिसंबर 2023 तक इस योजना के तहत राज्य में कुल 9.09 लाख किसानों को पंजीकृत किया जा चुका है। इसमें 1903.68 करोड़ का आवंटन भी किया जा चुका है। ये इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार पता चला है। क्लियर हो गया? रेशम कीट बीमा योजना 9 मार्च 2023 को प्रारंभ हुई। अगली योजना है रेशम किसानों को प्राकृतिक आपदा से होने वाली आर्थिक क्षति से बचाव हेतु बीमा सहायता उपलब्ध कराना और रेशम उत्पादन को बढ़ावा देना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। इस योजना रेशम कीट बीमा योजना में जो विशिष्ट तथ्य है वो ये है कि इसे सरल कृषि बीमा योजना के नाम से भी जाना जाता है। मैं यहां से क्वेश्चन बनाता कि सरल कृषि बीमा योजना के नाम से किस योजना को जाना जाता है? आंसर रेशम कीट बीमा योजना 9 मार्च 2023। नोडल एजेंसी कौन है? रेशम निदेशालय उत्तराखंड। बीमा कंपनी कौन है? भारतीय कृषि बीमा कंपनी, भारतीय कृषि। इसमें बीमा प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। पायलट योजना के तौर पर सर्वप्रथम 4 जनपदों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर के 5 ब्लॉकों में इसको प्रारंभ किया गया है। राज्य के कुल लगभग 1200 परिवारों के 6,691 किसान रेशम उत्पादन में संलग्न है, जो 300 मीट्रिक टन रेशम का उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं? हर एक व्यक्ति अपना अपना काम कर रहा है रेशम उत्पादन। हालांकि मेनका गांधी कहती है कि रेशम नहीं पहनना है, क्योंकि रेशम बनाने के लिए जो ककून होते हैं, जो कीड़े होते हैं रेशम के, उनको उबाला जाता है। बड़ी निर्मम हत्या होती है उनकी, उबाल कर, है ना। तब रेशम का क्या निकलता है? वो निकलता क्या? धागा नहीं, हो उसका बाहर का कवर निकलता है, फिर उससे धागा बनाया जाता है। ठीक है। अगला स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम 11 मई 2023 को चंपावत से शुरू किया गया। मैं यहां से क्वेश्चन पूछता, स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम कहां से प्रारंभ किया गया? आंसर चंपावत से। कब किया गया? 11 मई 2023 को किया गया। प्राथमिक शिक्षा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के जरिए नवाचार, इनोवेशन, नवाचार बोलते हैं इनोवेशन का प्रयास करके शिक्षा व्यवस्था में नए आयाम स्थापित करना। क्या करना?
लक्ष्य क्या है? अगले 5 वर्षों में प्रदेश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में लागू करना। जो मेरे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं, वो बताते हैं समय समय पर मुझे कि अब जी वो जमाना चला गया। अब तो क्या होता है, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं स्कूलों में और प्राथमिक शिक्षा से ही शुरू किए जा रहे हैं। बच्चों का चयन करना पड़ता है, बुलाया जाता है उनको, मॉडल्स बनवाए जाते हैं उनसे, उनके दिमाग को देखा जाता है कि वो कहां तक सोच पाते हैं, है ना। वैज्ञानिक ऐसे ही तो पैदा होते हैं, वैज्ञानिक डिग्रियां लेके पैदा नहीं होते। कई वैज्ञानिक ऐसे हुए इस धरती पर जिन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था, ये बोलकर कि आपका बच्चा क्या है, बहुत कमजोर है पढ़ने में। लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे नियम दिए और ऐसे ऐसे आविष्कार किए, क्या बोले, उनका मुकाबला ही नहीं है। बड़े बड़े वैज्ञानिक उन पर शोध करते हैं कि भाई लिखा क्या है, इन्होंने ढूंढा क्या। समझ में आया? तो अगर नंबर कम आ रहे हैं स्कूलों में तो घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब क्या है, अगर आपको कुछ बड़ा करना होगा तो सृष्टि में षड्यंत्र होंगे और आप करोगे उसके लिए, लेकिन सोच होनी चाहिए पहले, अच्छी सोच, है ना। तो 5 वर्षों में प्रदेश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में लागू करना है लक्ष्य। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा चंपावत जिले से गोरल चौड़ स्टेडियम में किया गया। कहां से किया गया? गोरल चौड़ स्टेडियम कहां पर है? चंपावत में है। गोरल चौड़ स्टेडियम कहां पर है? यहां से शुरू हुई स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम। यह राज्य सरकार द्वारा संपर्क फाउंडेशन नामक एनजीओ की सहायता से चलाया जा रहा है। किस एनजीओ के? संपर्क फाउंडेशन। स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम किस एनजीओ के सहायता से चलाया जा रहा है? आंसर, संपर्क फाउंडेशन। सर्वप्रथम इसे चंपावत जनपद के 137 ब्लॉकों में 274 स्कूलों में संचालित किया जा रहा है। योजना के तहत स्कूलों में स्मार्ट टीवी एवं कंप्यूटर के साथ साथ गणित और विज्ञान की पुस्तकों की किट भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें छात्र के साथ साथ शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसको चंपावत के बाद इसे पौड़ी जनपद के खिरसू ब्लॉक में प्रारंभ किया जाएगा। खिरसू बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। 4 धाम परियोजना भाई, अगली क्या है? 4 धाम परियोजना। मैं तो यही सोचता हूं कि अगर 4 धाम ना होते उत्तराखंड में तो क्या होता है? 4 धाम, उसी की वजह से सर्कुलेशन है ना। यात्रा जो होती है, देश विदेश से जो लोग आते हैं। 27 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा शुरू की गई राज्य में स्थित 4 धामों केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा को तेज, सुरक्षित एवं अधिक सुविधाजनक बनाना है। 2024 तक पूर्ण करने का इसका लक्ष्य था। ठीक है, 24 चल रहा है। इसमें इसे पूर्व में ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता था। इस परियोजना के तहत कुल लगभग 889 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। कार्यान्वयन जो एजेंसियां हैं वो 3 हैं। पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट विभाग उत्तराखंड, सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, और तीसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम NHIDCL। मैं यहां से क्वेश्चन बनाता कि 4 धाम परियोजना में जो कार्यान्वयन एजेंसियां हैं 3, वो कौन कौन सी हैं? मैंने बता दिया आपको, पीडब्ल्यूडी उत्तराखंड पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, दूसरा मैंने बता दिया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा मैंने बता दिया नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड। दिसंबर 2022 तक इस योजना के तहत 578 किलोमीटर सड़कों का कार्य संपन्न हो चुका है। आप नए बच्चे क्या जानो, आप तो सीधे आपने चौड़ी सड़कें देखी हैं। हमसे पूछो, क्या पूछो? गाड़ी सिर्फ ड्राइवर ही नहीं चलाता था, बैठे हुए यात्रियों को भी बहुत टाइट पकड़ के रखना पड़ता था। क्या? सीट के आगे का जो हैंडल है बड़ा टाइट पकड़ के रखना पड़ता था, क्योंकि सड़कें ही ऐसी थी। और जब आगे से गाड़ी आती थी तो आवाजें आती थी, चलो 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 चलो। कहा? बैक। काफी दूर तक बैक होती थी गाड़ी, और प्राण जो है वो सूख कर कहा, बस क्या बताना, ऐसा लगता था कहीं नीचे ना गिर जाए। आज जो है, आज आप शाम को भी निकल रहे हो तो पहुंच जा रहे हो दूर दूर तक। पहले तो ये था कि सुबह 4 बजे बैठना था बस में,
नाक वाली गाड़ियां चलती थी, आगे फ्लैट नहीं होती थी पहले बसें, कैसे होती थी, इंजन जो था आगे होता था, उसके पीछे शीशा, फिर चलती थी वो गाड़ियां बड़ी धीमे धीमे जिसे बोलते हैं। सुबह 4 बजे जब चलते थे तब जाके पहुंच रहे हैं शाम को कहा, रुद्रप्रयाग। फिर रुद्रप्रयाग से अगले दिन पहुंच रहे हैं जोशीमठ, फिर जोशीमठ में रुक के फिर अगले दिन पहुंच रहे हैं बद्रीनाथ। आज देखिए आप, सुबह चलो दिन तक मेरे ख्याल से कहा बद्रीनाथ। ठीक है, तो ये वरदान है हमारे लिए योग। ये अलग बात है कि अभी तक ऑल वेदर नहीं हो पाई, अभी भी लैंडस्लाइड हो ही रहा है। 4 धाम रेलवे परियोजना, जल्द ही आप इसके दर्शन करोगे, बस फिर देखना आप उत्तराखंड क्या 2020 राज्य में स्थित चारों धामों केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को रेल लाइनों से जोड़ना और पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यटन को बढ़ावा देना। तो भाई कर्णप्रयाग तक तो बन रही है, जल्द ही आप उसमें बैठेंगे, है ना। ऋषिकेश से ही जा रही है, फिर देखो आप ऋषिकेश के, फिर देखना आप क्या होता है ना। अभी ये हाल है, तो चलो। तो भाई बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री रेल लाइन से जुड़नी है, पर्यटन को बढ़ावा देना है, 2024 तक पूर्ण करना है। अभी तक नहीं हो पाई, लक्ष्य था ये 2024 तक पूर्ण करना, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया। इस रेल परियोजना की कुल लंबाई 327 किलोमीटर है। इसके तहत चीन सीमा के निकट स्थित इन तीर्थ स्थलों तक यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा कराना है। साथ ही साथ इन सीमावर्ती क्षेत्रों को आर्थिक सामाजिक विकास करना है। इसे कुल 2 चरणों में पूर्ण किया जाना है। पहले चरण में 153 किलोमीटर लंबी गंगोत्री यमुनोत्री के बीच सिंगल गेज की लाइन पर कार्य चल रहा है। इस पर सिंगल गेज पटरी एक सिंगल होती है, ठीक है। जबकि दूसरे चरण में 174 किलोमीटर लंबे बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग का रेल मार्ग कनेक्टिविटी का विकास किया जा रहा है। क्या कर रहा है? अगली योजना बहुत इंपॉर्टेंट, देवभूमि उद्यमिता योजना 24 अगस्त 2023 को शुरू हुई, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है ना। छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य है। लक्ष्य जो है 3000 छात्रों को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना हर साल। कितने? 3000 स्किल्ड प्रशिक्षित युवा। विशिष्टताएं क्या है इसकी? विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज के छात्रों को अहमदाबाद स्थित भारतीय उद्यमिता संस्थान में उद्यमिता व कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मैं यहां से क्वेश्चन बनाता, मैं योजना नहीं पूछता, मैं क्या पूछता कि भारतीय उद्यमिता संस्थान कहां अवस्थित है? आंसर अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर भी है। साबरमती नदी के तट पर है अहमदाबाद। साबरमती आश्रम गांधी जी का वही है। कहां है? उत्तराखंड पीसीएस वालों ने एक बार क्वेश्चन पूछा कि साबरमती आश्रम कहां है, ऑप्शन दे दिया, अहमदाबाद भी दिया, गांधीनगर भी दिया। हाँ जी, आप अहमदाबाद से हो, अहमदाबाद गांधीनगर जुड़ा हुआ है या बहुत दूर है? याद नहीं है? हाँ, तो जिस जमाने में मैं गया था तो अगल बगल ही लगे मेरे को, साबरमती नदी दिखी थी, आश्रम दिखा था, बहुत पहले की बात है। तो एक अंदर जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि यार गांधीनगर लिखे हैं क्योंकि आधुनिक राजधानी तो गांधीनगर है, अहमदाबाद लिखे हैं। आंसर अहमदाबाद। क्या इस योजना का नोडल एजेंसी जो है उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखंड को बनाया गया है। किसका? देवभूमि उद्यमिता योजना का नोडल एजेंसी जो है वो कौन है? उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखंड। नाम है उद्यमिता योजना और नोडल एजेंसी है उच्च शिक्षा विभाग। विश्वविद्यालय के छात्रों को, लगभग 3000 छात्रों को प्रतिवर्ष स्किल्ड करना है। भाई मैंने आपको बता दिया कि भारत सबसे अधिक युवाओं वाला देश है। जिस दिन यहां का प्रत्येक युवा स्किल्ड हो गया तो समझ लेना कि संसार का पहले नंबर का देश होगा। ये क्या होगा? विशिष्टताएं बता दी मैंने। उसके बाद दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना, पुरानी योजना है, 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ हुई।
कब हुई? 25 सितंबर 2014 को। उद्देश्य है ग्रामीण बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराना। ग्रामीण बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराना। विशिष्टताएं क्या हैं? स्किल्ड के द्वारा यानी कौशल के द्वारा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें न्यूनतम मजदूरी के बराबर या अधिक वेतन की उपलब्धता। दूसरा, लाभार्थियों में 1/3 संख्या महिलाओं का होना अनिवार्य है, यानी 33% उसमें महिलाएं होनी चाहिए जो लाभार्थी हैं। अगला, केंद्र के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना किसके द्वारा संचालित है? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के पहले कौशल प्रशिक्षण केंद्र का संचालन 27 फरवरी 2018 से देहरादून जनपद के अतमलपुर बांग्ला गांव में शुरू की गई है। मैं यहां से क्वेश्चन पूछता, अतमलपुर बांग्ला गांव क्या किया गया? प्रदेश का पहला कौशल प्रशिक्षण केंद्र का संचालन कहां से किया गया? आंसर, अतमलपुर बांग्ला गांव, 27 फरवरी 2018। समझ में आ गया? अगला जो है वो है अन्नोत्सव। अगला क्या है? अन्नोत्सव। अन्नोत्सव कार्यक्रम 11 अक्टूबर 2021 को 11 अक्टूबर 2021 को क्या हुआ? इसमें प्रदेश के निर्धन वर्ग का निःशुल्क खाद्यान्न वितरण। प्रदेश के क्या निर्धन वर्ग को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाना है। लक्ष्य जो है वो राज्य में 14 लाख राशन किट का वितरण करना है। विशिष्टताएं क्या हैं? यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत चलाई जा रही है। योजना का क्रियान्वयन राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा किया जा रहा है और यह प्रदेश के सभी 9,230 सरकारी राशन केंद्रों पर उपलब्ध कराया गया है। तो प्रदेश के निर्धन वर्ग को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण 14 लाख राशन किट का वितरण करना है। क्या करना है? 14 लाख राशन किट का वितरण करना है। अगला, अब जो आगे की योजनाएं हैं वो किससे संबंधित है भाई? सैनिकों, पूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु कार्यक्रम से संबंधित है। तो सैनिक और पूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु जो कार्यक्रम है उसमें आपको पता है कि उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और ये अपने शौर्य, पराक्रम और बलिदान के लिए जाना जाता है। ठीक है। राज्य की लगभग 10% जनसंख्या सैनिकों, पूर्व सैनिकों, सैनिक विधवाओं एवं उनके आश्रितों की है। कितनी? 10% जनसंख्या। राज्य व केंद्र सरकार द्वारा इनके कल्याण व रोजगार हेतु कई प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है, जैसे पूर्व सैनिक कल्याण विभाग DESW, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग पूर्व सैनिकों, शहीदों, उनकी विधवाओं और उनके आश्रितों के कल्याण एवं पुनर्वास हेतु सितंबर 2004 में इस विभाग का गठन रक्षा मंत्रालय के अधीन किया गया था। DESW का मुख्य उद्देश्य पूर्व सैनिकों व विधवाओं की पेंशन व पुनर्वास संबंधी समस्याओं को दूर करना है। ठीक है। एक चीज मैं और बता दूं कि देश के लिए शहीद होने वाले जितने भी जो जवान हैं उनके परिवारों की अगर कोई विधवा या कोई अगर उनके बच्चे तैयारी करना चाहते हैं तो विक्रमशिला जो इंस्टीट्यूट है उसमें फ्री है, तो बता रखा है मैंने। देश के जो शहीद हुए हैं, जैसे अभी हाल ही में सुना होगा आपने शहीद हुए, उससे पहले लगातार जो घटनाएं हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए जो ये हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो शहीद सैनिकों की विधवाओं और उनके बच्चों को फ्री कोचिंग देता है। ठीक है। चलो, आवासीय सहायता अनुदान। आवासीय सहायता अनुदान में क्या है? शहीद सैनिकों की विधवाओं एवं उनके आश्रितों और दिव्यांग सेवा मुक्त सैनिकों को भवन निर्माण या उसकी मरम्मत हेतु जीवन में एक बार 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो आवासीय सहायता अनुदान कितना है? 2 लाख रुपए। पेंशन राशि, पूर्व सैनिक, सैनिक विधवाओं या द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों को 10,000 रुपए प्रति माह की पेंशन राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। राज्य सरकार द्वारा 10,000 रुपए की पेंशन प्रति माह प्रदान की जाती है।
विवाह अनुदान हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों या उनकी विधवाओं की प्रथम 2 पुत्रियों को विवाह अनुदान के रूप में 2 लाख रुपए की अनुदान राशि प्रदान की जाती है। हाँ जी, ठीक है, प्रथम 2 पुत्रियों को। अगला, चिकित्सकीय सहायता राशि हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों, शहीदों की विधवाओं आदि के लिए 50,000 रुपए प्रतिवर्ष चिकित्सकीय सहायता राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, विशेष चिकित्सकीय सहायता के अंतर्गत समस्त रैंक के पूर्व सैनिकों की विधवाओं व आश्रितों को 1.5 लाख रुपए तक की चिकित्सकीय सहायता राशि प्रदान की जाती है। सेवा भर्ती में आरक्षण 2% का आरक्षण है। समूह ग और घ की सेवाओं में भूतपूर्व सैनिकों को 5% का आरक्षण है, सॉरी 2 नहीं 5% का आरक्षण है। अपंग सैनिकों को 2% का आरक्षण है। कितना? एक्स सर्विसमैन जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा संभावनाएं होती हैं कंपटीशन निकालने की, क्योंकि कंपटीशन क्या होता है, कम होता है, संख्या कम होती है फॉर्म भरने वाले जो पूर्व सैनिक होते हैं। तो 5% आरक्षण पूर्व सैनिकों को और 2% आरक्षण अपंग सैनिकों को। इतना समझ में आ गया। शहीद कोष द्वारा अनुदान विभिन्न युद्धों, सीमांत झड़पों तथा आंतरिक सुरक्षा में शहीद हुए सैनिकों और अर्धसैनिक बलों की विधवाओं या आश्रितों को एक मुश्त 10 लाख रुपए की आर्थिक अनुदान उत्तराखंड शहीद कोष से दिया जाता है। कितना? 10 लाख रुपए का उत्तराखंड शहीद कोष से दिया जाता है। मेमोरियल वॉर, राज्य के पुराना जेल परिसर देहरादून में एक राज्य स्तरीय वार मेमोरियल की स्थापना की जा रही है। कहां पर की जा रही है राज्य स्तरीय वार मेमोरियल? यहां से क्वेश्चन पूछता मैं। आंसर देहरादून, पुराना जेल परिसर देहरादून में। ठीक है, वॉर मेमोरियल। स्टाम्प ड्यूटी और गृह कर में हाउस टैक्स में छूट, सैनिकों, पूर्व सैनिकों या शहीद विधवाओं को 25 लाख रुपए तक का स्थावर संपत्ति के अंतरण पर 25% स्टाम्प ड्यूटी के छूट प्रदान की जाती है। अंतरण बोलते हैं ट्रांसफर को। अगर संपत्ति को ट्रांसफर करना है किसी के नाम पर तो 25% की स्टाम्प ड्यूटी की क्या है? छूट है। शौर्य स्थल, मैं यहां से क्वेश्चन पूछता। अगला एक मैं वॉर मेमोरियल से क्वेश्चन पूछता। वॉर मेमोरियल आपको पता है पुराना जेल परिसर देहरादून, और यह है शौर्य स्थल राज्य सरकार द्वारा देहरादून के गुनियाल गांव, आंसर इज गुनियाल गांव, गुनियाल गांव में 20 करोड़ रुपए की लागत से एक शौर्य स्थल का निर्माण किया जा रहा है। मैं क्वेश्चन पूछता कि राज्य सरकार द्वारा 20 करोड़ की लागत से एक शौर्य स्थल का निर्माण कहां पर किया जा रहा है? आंसर गुनियाल गांव देहरादून में। क्लियर हो गया। पैरामिलिट्री कल्याण बोर्ड पूर्व सैनिकों की भांति अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्ति जवानों और उनके आश्रितों को भी उनकी तरह अन्य सभी सुविधाओं का लाभ प्रदान करने हेतु पैरामिलिट्री कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स, अर्धसैनिक बोला जाता है इनको। एक तो होता पूरा मिलिट्री आर्मी, पूर्ण सैनिक जो होते हैं उनको कहा जाता है अर्धसैनिक। बीएसएफ, सीआईएसएफ है ना, एसएसबी, ये सब किस में आते हैं? अर्धसैनिक बलों में आते हैं। ठीक है, सीआरपीएफ। इको टास्क फोर्स, पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दोबारा पूछे जाने की संभावना है। अगर मुझको पेपर बनाने के लिए दिया था मैं यहां से प्रश्न पूछता। गठन कब? 2008-9। गठन कब? इको टास्क फोर्स का गठन कब हुआ? 2008-9 में हुआ। मुख्य उद्देश्य क्या है? पूर्व सैनिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। ये मेंस में भी क्वेश्चन आ रखा भाई इको टास्क फोर्स का है। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। इको टास्क फोर्स के द्वारा वनीकरण और वनों की सुरक्षा का दायित्व निभाया जाता है। वनीकरण और वनों की सुरक्षा का दायित्व निभाया जाता है। जय जवान आवास योजना बहुत इंपॉर्टेंट। इसके तहत राज्य के पूर्व सैनिकों हेतु आवासीय भवन उपलब्ध कराने हेतु देहरादून में 16.42 एकड़, कोटद्वार में 5 एकड़, हल्द्वानी में 3 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। आपने देखा होगा डिफेंस कॉलोनी अलग ही होती है, क्योंकि सिविलियंस के साथ आफ्टर रिटायरमेंट तालमेल बैठता भी नहीं है। वो बड़े अनुशासित लोग होते हैं, सिविलियंस अनसिविलाइज्ड होते हैं, है ना। कई बार फिर क्या देखा होगा आपने, डिफेंस कॉलोनी अगर आप जाएंगे तो वहां आपको बहुत सुंदर सा दिखेगा, साफ सुथरा, पौधे वौधे, बहुत सारे फूल पत्ते पेड़, है ना। और सिविलियंस में क्या मिलेंगे? सिविलियंस इलाकों में क्या मिलते हैं? एक ने अपना छज्जा दूसरे के यहाँ निकाल रखा, दूसरे ने अपने दरवाजे का मुंह इस तरफ खोल रखा, किसी ने कुछ किसी ने कुछ, इधर का कबाड़ उधर, उधर का कबाड़ इधर, ट्रांसफर होता रहता। चलो
तो थोड़ा सा अनुशासित बनिए। देश को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले अनुशासित होना जरूरी है। सब काम सरकारें नहीं करेंगी, ठीक है। सबसे पहले पायदान पे पैर साफ करना सीखिए। क्या सीखना पहला काम? कहीं पर जाते हैं पायदान पर, अगर किसी ने 1000 रुपए खर्च कर रखे हैं उस पायदान पर, उसका सम्मान करते हुए उसमें पैर साफ करके अंदर जाना, ठीक है। जय जवान जय, ये बता दिया मैंने। निशुल्क बस यात्रा पूर्व सैनिकों, अर्धसैनिक बलों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, विकलांग सैनिकों, शहीद विधवाओं को राज्य परिवहन की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जाती है, ठीक है। वीरता अनुदान राशि, राज्य सरकार द्वारा वीरता पदक प्राप्त सैनिकों को एक मुश्त अनुदान राशि प्रदान की जाती है। जैसे अगर किसी ने परमवीर चक्र प्राप्त कर लिया तो 50 लाख रुपए राज्य सरकार देगी। केंद्र सरकार तो देगी 50 लाख रुपए कौन देगी? राज्य सरकार देगी। अशोक चक्र अगर किसी ने प्राप्त कर लिया तो 50 लाख रुपए की अनुदान राशि कौन देगी? राज्य सरकार देगी। महावीर चक्र, कीर्ति चक्र अगर प्राप्त कर लिया तो 35 लाख रुपए की राशि मिलेगी। वीर चक्र, शौर्य चक्र 25 लाख रुपए की राशि मिलेगी। सेना मेडल 15 लाख रुपए मिलेंगे। युद्ध सेवा मेडल 4 लाख रुपए मिलते हैं। इतना समझ में आया? सम्मान पेंशन योजना, सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु के पश्चात उनकी विधवा, माता पिता या आश्रितों को पेंशन का लाभ प्रदान किया जाता है। अगस्त 2021 से पूर्व इस योजना का नाम कुटुंब पेंशन योजना था। कुटुंब पेंशन योजना का नया नाम क्या है? सम्मान पेंशन योजना, जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा बदलकर सम्मान पेंशन योजना कर दिया गया। अगला पीएम छात्रवृत्ति योजना, पूर्व सैनिकों एवं सैनिक विधवाओं के पुत्र को 2500 रुपए तथा पुत्रियों को 3000 रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। तो ये सब जो योजनाएं हैं इनको ढंग से पढ़ना है। देखो भाई, मैं ये मान के चल रहा हूं कि 2 क्वेश्चन बनेंगे, पर ऐसा भी हो सकता है कभी कभी पेपर सेट करने वाले क्या करते हैं कि एक ही जगह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ऐसा हमने कभी नायब तहसीलदार के मेंस में देखा कि एक ही तरह की योजनाएं पूछ ली बहुत सारी। तो कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? तो जितना मैंने बताया उतना तो सुनना ही है, साथ में अपने आप कल्याणकारी योजनाएं उत्तराखंड की और अन्य कार्यक्रम भी पढ़ने।